हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की प्रोबेशनरी अधिकारी ओशिन शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में है। पिछली बार की तरह इस बार भी ओशिन ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, तो दूसरी ओर बेटियां घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। ओशिन का कहना है कि पति, जो कि धर्मशाला के वर्तमान में विधायक है, उन्होंने मानसिक रूप से परेशान उनको किया था। साथ ही कुछ समय पहले मारपीट भी की थी। फिर उन पर पुलिस में भी की गई एफआईआर वापस लेने का दबाव डाला था। उन्होंने इसीलिए एफआईआर वापस ली थी क्योंकि उन्हें उनके पति ने 10 साल तक तलाक ना देने की धमकी दी थी। हालांकि ये मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है, फिर भी उनके पति की तरफ से उन्हें परेशान किया जा रहा है। जून में जब मेरा किस्सा बाहर आया तो बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि हमारा हिमाचल देवभूमि किसी वजह से है। मैंने एफआईआर वापस ले ली। उस वक्त मेरे एक मीडिया बाइट आई थी जहाँ पे मैंने ये कहा था कि मैं मेंटल पीस को प्रायोरिटी देती हूँ और मैं इस तूफान को अभी हैंडल नहीं कर सकती। श्रीमान जी ने मैसेज भिजवाया था कि 10 साल तक डिवोर्स में लटकाऊंगा अगर एफआईआर करेगी। मैं म्यूचुअल सेपरेशन के लिए तैयार हूँ, बट ये सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव बिल्ड करने के लिए था क्योंकि वहाँ से एफआईआर की तलवार उनके ऊपर से हट गई थी। और अब आगे जो उन्होंने किया वो किया शांत रहने का काम। मीडिया में 2 दिन बाद ही एक न्यूज़ आई थी कि अब आया है, श्रीमान जी की स्टेटमेंट आई है और वो स्टेटमेंट ये थी कि ओशन भी मुझे मेंटल टॉर्चर करती है। आप सभी ने सुना भी होगा, देखा भी होगा अखबारों में। और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, मैंने ये भी जान लिया है। इस दौरान में हिमाचल की इतनी बेटियों के मुझे मैसेज आए, इतनी लड़कियों के, इतनी मेरी बहनों के मुझे मैसेजेस आए हैं कि उनके साथ घरेलू हिंसा किस हद तक होती है। तो ओशिन ने क्या कहा आपने सुना। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपना बयान दिया है। सुनाते हैं आपको सीएम जयराम ठाकुर ने क्या कहा। मैं बहुत ज्यादा भी बोलना नहीं चाह रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा, मैंने सुना भी नहीं है। उनकी बात सुनने के पश्चात जो उचित करने का होगा, कानून अपना रास्ता लेता है, उसके मुताबिक सारी चीजें होती हैं। तो आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से भी बयान सामने आया और सीएम जयराम ठाकुर ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले की जांच जारी है और न्यायालय इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहा है। इस पूरे मामले की जांच जारी है और अगर सरकार की तरफ से कुछ भी मदद होगी तो वो की जाएगी। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी ये मामला मीडिया में उठा था, जिसके बाद ओशन की तरफ से हालांकि एफआईआर वापस ली गई थी। हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस ओशन शर्मा की तरफ से की गई और उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि पति की तरफ से मानसिक रूप से परेशान किया जाता है और फिर उन्होंने हिंसा का मुद्दा मीडिया के सामने उठाया है और मदद की गुहार जो है वो प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी लगाई है। तो आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ओशन शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी बिलासपुर, खुद फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। ओशन, आपका बयान भी अभी तमाम दर्शकों को हमने सुनाया और आपकी तरफ से पहले भी आरोप लगाए गए थे। एफआईआर आपने हालांकि बाद में वापस ली, लेकिन एक बार फिर से आपने मीडिया के समक्ष ये मुद्दा उठाया। आखिर ऐसा क्या हुआ? हेलो जी ओशन, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैम, आपको आवाज आ रही है? हम आपको सुन पा रहे हैं। ओशन, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो मैम, आपको आवाज आ रही है? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ओशन शर्मा की तरफ से की गई है और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि 10 साल तक तलाक ना देने की धमकी दी गई थी और इस धमकी के बाद फिर एफआईआर उन्होंने वापस ली और एफआईआर वापस लेने के बाद फिर से परेशान उनको किया जा रहा है। तो ओशन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। ओशन, क्योंकि आपकी तरफ से पहले भी एफआईआर की गई थी, हालांकि आपने बताया कि एफआईआर आपने बाद में वापस ले ली, एक बार फिर से आपने मीडिया के सामने मुद्दा उठाया है, आखिर ऐसा क्या हुआ? मैम, जैसे कि एफआईआर मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही कि
एफआईआर विड्रॉ करने से लेके आज तक के डिफरेंट नैरेटिव जो है सर, मैम उसी बेस पे मुझे दोबारा मीडिया में आना पड़ा। जी एफआईआर विड्रॉ करने के पीछे दो ही कारण थे। एक, क्योंकि इनके घर वाले मेरे घर पे आए थे रोते हुए कि आप एफआईआर जो है वो ना करें, हमारे लड़के का करियर है, हमारे लड़के के साथ ये हो जाएगा। दूसरा, मैम इन्होंने पुलिस अथॉरिटीज के पास ये सेम स्टेटमेंट दी थी कि अगर तू एफआईआर करवाएगी तो मैं तुझे 10 साल डिवोर्स केस में लटकाऊंगा, इसीलिए बेटर है कि तू और मैं म्यूचुअल सेपरेशन के लिए अप्लाई कर देंगे, हम म्यूचुअली लीगली सेपरेट हो जाएंगे। जी लेकिन उस स्टेटमेंट से ये बाद में बिल्कुल ही मुकर गए। दूसरा, मैम सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि मैं किसी की रोजी रोटी पे लात मार दूं, ये मेरे संस्कार नहीं है, इसीलिए मैंने एफआईआर वापस ली थी। लेकिन मैम एफआईआर वापस लेने के बाद जब मैं अपनी ट्रेनिंग में गई और आगे दोबारा से अपनी लाइफ को बेहतर करने की मैंने कोशिश करी, जी तो मैंने ये कहा कि पब्लिक नैरेटिव जो है उसकी एक पब्लिक नैरेटिव को एक डिफरेंट की डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है। जैसे कि ये बताया जा रहा है कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है, हमारी पुरानी वीडियोज और जो फोटोज थी उनको चैनल पे यूट्यूब पे अपने दोस्तों के थ्रू बार बार इस प्रकार का साइकोलॉजिकल अब्यूज करने की कोशिश की गई। जी साथ ही मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में थी, जिपा में, मसोबरा में, तो उन्होंने कई बार वहाँ पे मेरी कंसेंट से बिना प्रेमिसेस में एंट्री करने की कोशिश की। मैंने वहाँ कंप्लेंट करी, दिल्ली चौक में, संजौली चौक में, कई बार इनको वार्निंग की गई। और सबसे इम्पोर्टेंट ये, जैसे मैं ट्रेनिंग से बाहर आई तो चाहे जोगिंदर नगर था चाहे हमीरपुर था, तो वो स्टॉकिंग और हैरेसमेंट के जो इवेंट्स थे वो रुक नहीं रहे थे, क्योंकि इनको शायद रोकने वाला कोई भी नहीं है। डिस्पाइट मैंने पुलिस में भी सिंपल कंप्लेंट की थी कि आप इनको वार्न कर दीजिए, बट आई थिंक थिंग्स हैव गॉन फार अवे। तो इसीलिए मुझे मैम अब रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ा धर्मशाला में। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिलेइंग टैक्स जो है वो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे, फिर ये केस को हाई कोर्ट लेके गए हैं, तो डिलेइंग टैक्स जो है मैम हर जगह चले गए हैं। ठीक है, तो अब आप क्या चाहते हैं, पहला सवाल ये, और दूसरा क्योंकि अभी विशाल नहरिया से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि न्यायालय में ये मामला चल रहा है तो मैं वहीं पर ही बात करूंगा, इसके अलावा मैं बात नहीं करना चाहता। जी मैम, ऐसा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने इस पूरे इंसिडेंट में ये फील की है कि क्या नारी की व्यक्तिगत वस्तु है, क्या शादी के बाद नारी एक प्रॉपर्टी हो जाती है? अगर किसी इंसान की लीगल तरीके से कोई वाइफ है तो क्या उसके राइट खत्म हो जाते हैं? अगर वो अलग रहना चाहती है, रिस्पेक्टफुली रहना चाहती है, तो क्या ये एक गलत बात है? जिस प्रकार से महाशय को पूरा हक है अपनी जिंदगी में काम करने का, डिग्निटी के साथ रहने का, उतना ही हक मैम मुझे भी है डिग्निटी के साथ काम करने का। मुझे विवश किया जा रहा है कि मेरी ट्रेनिंग में भी मैं प्रॉपरली काम मुझे मुश्किल हो रही है, क्योंकि इस प्रकार से अगर बार बार स्टॉकिंग और ये होता रहेगा तो मैम मेरे लिए तो प्रॉब्लमैटिक है। तो मेरी इसमें चाहना मेरा सिर्फ इतना है कि समाज में इस प्रकार का जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो पावर का अब्यूज एटलीस्ट एक औरत के अगेंस्ट तो ना करे। जी बस इतना ही है मैम। चलिए, शुक्रिया आपका जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो ओशन शर्मा प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि वो न्याय की गुहार लगा रही हैं और ताकि उनकी बात सुनी जाए और प्रदेश में जो बाकी महिलाएं हैं उनके साथ भी अगर इस तरह का व्यवहार होता है तो उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।